हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर वर्क एनर्जी चैप्टर का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम दिया हुआ है। और आपका प्रॉब्लम इस तरह से है, ए ब्लॉक ऑफ मास m is gently placed on a vertical massless spring of stiffness k. Find work done by external force। और आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहता है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसे आप जेंटली मतलब काफ़ी धीरे से प्लेस करते हैं वर्टिकल मासलेस स्प्रिंग के ऊपर, और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दिया हुआ है। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फाइन, आप क्वेश्चन समझ गए। अब देखो बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो सही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो उसको हम चर्चा करें आपके सामने। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हो और उससे रिलेट सारे कॉन्सेप्ट्स को आप चर्चा में लाते हो तो उससे फ़ायदा ये होता है कि एक क्वेश्चन के साथ खासकर आईआईटी और नीट में आने वाले बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप हल कर लेते हो। तो चलो नाउ कम टू द पॉइंट, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसके सॉल्यूशन को अच्छे ढंग से डिस्कस करें। आपका क्वेश्चन ये कहता है कि एक स्प्रिंग है, तो चलो आप एक स्प्रिंग है जो मासलेस है और उसका स्टिफनेस k है। तो चलिए हम एक स्प्रिंग लिया इस तरह से। अब चलो ये हमारा स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस k है। ओके, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है। तो चलिए मान लीजिए हम एक ब्लॉक यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ है जिसका मास m है। अब देखिए ये सरफेस आप टेबल का सरफेस ले सकते हैं, ग्राउंड का सरफेस ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सरफेस पे इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। ओके, अब आप देखिए कि ये स्प्रिंग वर्टिकल मासलेस स्प्रिंग है और इसका स्टिफनेस k है और ये इसका फ्री एंड है। यानी हम कह सकते हैं कि अभी ये स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में है, और नेचुरल लेंथ में जब स्प्रिंग होता है तो इसमें किसी भी तरह का कंप्रेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का इलोंगेशन नहीं होता है। यानी स्प्रिंग के पास कोई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क नहीं होता है। तो चलिए आपका क्वेश्चन कहता है कि अब इस मास को जेंटली हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। तो चलिए हम जेंटली प्लेस करते हैं पहले। तो जेंटली अब प्लेस कर दीजिए। तो मान लीजिए जेंटली हमने प्लेस कर दिया और इस पॉइंट को हमने ए माना। ओके, अब आप देखिए कि जब इस m मास को जेंटली आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया तो क्या होगा। तो कॉमन सेंस की बात है जो हम आप या कोई भी बच्चे सोच सकते हैं कि इस स्प्रिंग में कंप्रेशन शुरू हो जाएगा। चलिए इसमें कंप्रेशन शुरू हो जाता है।
और जब ये कंप्रेशन शुरू होगा तो सपोज कर लीजिए कि स्प्रिंग में कंप्रेशन आ गया, इस तरह से हम दिखाने की बात करता हूँ। मान लीजिए एक्स से इसमें कंप्रेशन आ गया, तो एक्स से कंप्रेशन आ गया, एक्स से कंप्रेशन आया, चलिए एक्स से कंप्रेशन आ गया और इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए। चलो कंप्रेशन तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह होगा। पहला क्या है, इसमें कह रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पहले तो हमें ये देखना है कि वह एक्सटर्नल फोर्स कहाँ है, जिस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालने की बात कहा जा रहा है। तो बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि आप जिस एक्सटर्नल फोर्स से इस ब्लॉक को उठा के यहाँ पे आप रखते हैं वही एक्सटर्नल फोर्स है। नो प्रॉब्लम, फिर से आप समझिए, जिस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इस ब्लॉक को इस ग्राउंड से उठा के आप इस फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग पे रखते हैं, यानी ए पॉइंट पे आप प्लेस करते हैं, उसी को हम एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। वेरी फाइन। तो चलिए अब हमको ये देखना होगा कि भाई एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन का क्या मतलब होता है। तब देखिए, जब इस ब्लॉक को उठा करके आप यहाँ पे लाएं, ये ए पॉइंट पे लाएं, तो एग्जैक्टली ए पॉइंट पे जब आप इस ब्लॉक को होल्ड करके रखे हुए हैं, तो उस समय आपसे पूछे कि उस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या होगा एट पॉइंट ए, तो बिल्कुल काफ़ी इजीली आप कह सकते हैं कि mg के बराबर है। जो एक्सटर्नल फोर्स आप यहाँ पे ऐसे होल्ड करके ए पॉइंट पे रखे हो, तो ए पॉइंट पे ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है, mg है। यानी ये mg है, आप ये कह सकते हो कि ये F एक्सटर्नल फोर्स है। ये पॉइंट ए है, आप समझ सकते हो यहाँ। तो ए पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना है, mg है। ओके, तो अब आप देखिए कि ए पॉइंट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है, mg है। एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू mg है और x का वैल्यू 0, यानी इसमें कंप्रेशन का वैल्यू क्या है, 0 है। नो प्रॉब्लम। अब आप आ जाइए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे आप क्या देख रहे हैं कि F एक्सटर्नल का वैल्यू 0 हो जाएगा और x का वैल्यू x हो जाएगा, यानी मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज ना हो, F एक्सटर्नल का वैल्यू यहाँ पे कैसे 0 हो गया। वेरी सिंपल, आपने यहाँ पे M ब्लॉक को होल्ड करके रखा था पॉइंट ए पे, अब आप जेंटली इसके ऊपर प्लेस कर रहे हैं। अब जब जेंटली प्लेस कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अब आप mg के वैल्यू को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। और mg के वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हैं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू mg है, इस एक्सटर्नल फोर्स को आप डिक्रीज करेंगे तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ शिफ्ट करते जाएगा। और जब ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू एग्जैक्टली आप 0 कर देंगे, तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम डिफॉर्मेशन x आ जाएगा। अब आप समझ गए, तो इसका मतलब पॉइंट ए पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। आप ये भी कह सकते हो कि पॉइंट ए पे ये फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम है और पॉइंट बी पे ये एक्सटर्नल फोर्स आपका क्या है, मिनिमम है। एकदम बिल्कुल आपको सही ढंग से समझना चाहिए। तो बी पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मिनिमम है, यानी जहाँ स्प्रिंग में कंप्रेशन मैक्सिमम है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मिनिमम है, और जहाँ पे स्प्रिंग में कंप्रेशन 0 है, वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो आपको एक्सटर्नल फोर्स का रेंज का पता चल गया, मैक्सिमम और मिनिमम, है ना, एज द फंक्शन ऑफ एक्स। आप ये बात अच्छे ढंग से समझ गए। अब नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें समझना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला बात है कि जब आप
इसके ऊपर ब्लॉक रखेंगे और एक सर्टेन टाइम में सपोज करो ये एक्स का डिफॉर्मेशन होता है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, 3 पॉइंट्स काफ़ी रिमार्केबल हैं जो आपको समझ में बिल्कुल ही आना चाहिए। तो क्या है, अब इस बात को समझिए पहले। तो एज द ब्लॉक, इस ब्लॉक को देखिए, एज द ब्लॉक स्लोली compresses the spring, the spring potential energy increases while gravitational potential energy of this block decreases। आप इसे बराबर ढंग से समझिए। आप ए पॉइंट पे ज्यों ही इस ब्लॉक को उठा के रखा और आप एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू घटाना शुरू किया, एक्स में कंप्रेशन स्टार्ट हुआ और एक्स में जो ही कंप्रेशन स्टार्ट हुआ इसका मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो गया। यानी जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है तो इस समय इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अब इसमें जो एक्स बढ़ता गया इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता गया और मैक्सिमम कंप्रेशन पे इसके पास मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसमें आया, कहाँ से आया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट ए पे है वह बी पॉइंट पे डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज हो जाता है आप अच्छे ढंग से जानते हैं, डिक्रीज होने का पहला कारण ये होता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो चूँकि इसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स mg लग रहा है और mg का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो mg के डायरेक्शन में अगर हम इस ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गया। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ क्या वही स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट है? आप कह सकते हैं कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जो इंक्रीमेंट है पॉइंट बी पे वह एक तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जितना डिक्रीमेंट होता है पॉइंट बी के ऊपर। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझना है, वो क्या है? क्योंकि देखिए आपका जो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। देखिए एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है। अब तो देखिए यहाँ पे हम दिखाता हूँ कि इसके ऊपर आपने एफ एक्सटर्नल को लगा रखा है, एफ एक्सटर्नल को लगा रखा है। यानी आप यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका एफ एक्सटर्नल को लगा रखा है। तो यहाँ पे ये एफ एक्सटर्नल का वैल्यू आपका mg है, आप जान रहे हैं इस यहाँ पे mg है और यहाँ पे एफ एक्सटर्नल का वैल्यू क्या है? आपका 0 है, ये आप जान रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एफ फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, द रेट ऑफ डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मोर देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब इस बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है कि जिस रेट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करता है उतना रेट से स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करता है। समझिए इस बात को, जिस रेट से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ए से बी पॉइंट पर आने में डिक्रीज करता है उस रेट से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग को पहुंचने में स्प्रिंग एनर्जी उस रेट से इंक्रीमेंट नहीं करता है। आपके मन में ये क्वेश्चन होगा, वाई, क्यों नहीं करेगा? देखिए इसका सिंपल सा जवाब है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क ऑन द ब्लॉक। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स भी तो वर्क कर रहा है और ये एक्सटर्नल फोर्स एम के ऊपर वर्क कर रहा है, स्प्रिंग के ऊपर नहीं कर रहा है। फोर्स डज नॉट शेयरिंग, फोर्स शेयरिंग नहीं होता है। तो फोर्स एम पे लग रहा है, इसका मतलब स्प्रिंग पे नहीं लग रहा है। तो इस एम ब्लॉक के ऊपर एक एडिशनल फोर्स भी तो काम कर रहा है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ डिक्रीमेंट होगा वह स्प्रिंग के
रेट से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिक्रीमेंटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। बराबर, ये आपको पूरा क्लियर हो गया। तो एक तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझ में आया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट क्या है। अब देखो सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। अब देखो ब्लॉक जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है, चूँकि आपने इसे जेंटली प्लेस किया है, तो इसका मतलब ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आने में ये ब्लॉक जो ए है वह किसी भी तरह का कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता है एट एनी स्टेज, कहीं पे भी नहीं। मतलब अब देखो ये x जो है, इसके बीच में x के कई वैल्यूज हो सकता है, तो कहते हैं x का कोई भी वैल्यू ले लो, यानी इसका कोई भी स्टेज ले लो, x का कोई भी स्टेज ले लो, है ना, ये ब्लॉक किसी भी तरह का कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं करता है। यानी a से b तक आने में ब्लॉक ऑफ मास m डज नॉट गेन एनी टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये बातें आपको समझ में आ गया। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हो कि ए से बी तक आने में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो इसका मतलब ए से बी तक, यानी जब स्प्रिंग में एक्स का कंप्रेशन हुआ तब तक इसके काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं आया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ए टू बी क्या है, कांस्टेंट है। बराबर समझ में आया, काइनेटिक एनर्जी ए टू बी क्या है, कांस्टेंट है। थर्ड बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसको भी हमें समझना है। तीसरा बात क्या कहता है कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स द ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पोजीशन। इसका मतलब रहा कि चूंकि इसमें किसी भी तरह का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक जो है ये एक्स के बीच कोई भी वैल्यू ले एक्स का, यहाँ से यहाँ तक, ये ऑलवेज क्या रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। अभी ऑलवेज इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ब्लॉक यहाँ भी इक्विलिब्रियम में ही था क्योंकि आपने जेंटली प्लेस किया था, और यहाँ से फोर्स को हम जेंटली डिक्रीज़ कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, तो इस पॉइंट पे भी ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में ही है। तो इसका मतलब ब्लॉक ए पे भी इक्विलिब्रियम में है, अब ब्लॉक बी के ऊपर भी, बी पॉइंट के ऊपर भी इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये रहा कि सो द एक्सीलेशन ऑफ ब्लॉक इज ऑलवेज जीरो। इसका मतलब है कि ए से बी तक, और इसलिए ए से बी तक जो ब्लॉक आएगा तो उसका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। यानी ए पॉइंट पे भी इसका एक्सीलरेशन जीरो था, और ए से बी तक आने में हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। ये बात को बिल्कुल क्लियर ढंग से समझिए, एक्सीलरेशन का भी वैल्यू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब देखिए ये बातें आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इस बॉडी का, ये बातें आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। चलिए अब अगर हम यहाँ पे इस बॉडी का एफ बी डी ड्रॉ करें, क्या ड्रॉ करें, सपोज करिए अगर हमें इसका एफ बी डी ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज करिए एफ बी डी ड्रॉ कर दो, ये ब्लॉक है। अब ये बी पॉइंट पे इसका एफ बी डी खींचता हूँ तो आपका एम जी डाउनवर्ड आएगा, और क्या है आपका एक्सटर्नल फोर्स को आप दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को आप ऊपर से दिखाते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इस ढंग से, और इसके ऊपर एक फोर्स क्या लगता है, स्प्रिंग फोर्स लगता है, जिसको आप के एक्स कहते हैं, के एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे के एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। ओके, तो के एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये बात आप समझ गए। ठीक है, तो के एक्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये बातें आपको समझ में। नाउ अब हम आ जाते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब आपका क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन है कि यह एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क डन करेगा। ओके, तो अब यहाँ गौर करिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क डन करता है, उस वर्क डन को हम कहाँ पे दिखा रहे हैं, हम स्प्रिंग के ऊपर कंप्रेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं। बराबर है, आप कंप्रेशन के फॉर्म में आप दिखा रहे हैं, तो आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि
अब यहाँ देखिए कि सिंस व्हेन x इक्वल टू 0 एफ एक्सटर्नल आपके पास क्या है, मैक्सिमम है, एंड व्हेन x इक्वल टू x है, एफ एक्सटर्नल का वैल्यू 0 है। ठीक है, और आपके पास x का जो वैल्यू है, अब देखो सिंस आप जो एक्सटर्नल फोर्स है, जो स्प्रिंग में आप कंप्रेशन दिखा रहे हो, क्योंकि ये कंप्रेशन कहाँ पे हम दिखा रहे हैं, स्प्रिंग में, और स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है। और रिस्टोरिंग फोर्स में क्या होता है, फोर्स जो होता है, स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन या इलोंगेशन का होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होता है। तो मतलब ये रिलेशन होता है। तो आप जानते हो कि सिंस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना होता है, -kx होता है, -kx होता है, जो आप समझ रहे हो कि ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट है। तो इट मीन्स आप x बराबर क्या लिख सकते हो, स्प्रिंग फोर्स बाई कितना, k, यानी आपका जो x का वैल्यू है, यू कैन राइट दिस एज, अब जैसा कि जानते हो ऐसे आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप जानते हो कि ये जो कंपैरिजन इसमें हो रहा है ड्यू टू क्या, ड्यू टू किस चीज़ के द्वारा हो रहा है, वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ द ब्लॉक, क्योंकि पॉइंट बी पे एक्सटर्नल फोर्स का तो वैल्यू 0 है और वेट ऑफ द ब्लॉक हो रहा है, मतलब -mg/k। यू कैन राइट दिस x इक्वल टू -mg/k, -mg/k आप लिख सकते हो। ओके, बराबर है। तो चलिए अब अगर हम इसका वर्क डन निकालें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम जानते हैं एज वी हैव एरिया enclosed under force versus displacement graph, force versus displacement graph gives work done। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो एरिया इनक्लोज्ड करता है वो वर्क डन का वैल्यू देता है। ठीक है, तो अब हम अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करें तो आप आसानी से प्लॉट कर दीजिए। तो कैसे प्लॉट कर देंगे, तो आपका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा, ग्राफ इस ढंग से हो जाएगा। ये एक्सिस आपका एक्सटर्नल फोर्स का है, आप सपोज करिए इसको आपने एक्सटर्नल फोर्स माना, ये एफ एक्सटर्नल है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस है। तो मान लो ये एक्स का एक्सिस है। अब आप अच्छे ढंग से जानते हैं कि व्हेन x इक्वल टू 0 फोर्स इज मैक्सिमम, तो फोर्स इज मैक्सिमम, तो यहाँ पे फोर्स क्या है, आपका मैक्सिमम है ना। तो F एक्सटर्नल क्या है, मैक्स है, और ये कितना है, mg के बराबर है। ओके, एंड व्हेन x इक्वल टू -mg/k, तो आपका फोर्स का वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आप ऐसे इसको मिला दीजिए, आपका रिलेशन लीनियर है तो इसलिए ग्राफ तो लीनियर ही होगा। तो इस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, और ये जो आपका रीजन है, ये जो रीजन है
ये इनक्लोज्ड रीजन जो है ये वर्क डन को बताएगा। तो आपको देयरफॉर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना, एरिया ऑफ दिस कितना 1/2, आपका बेस कितना है -mg/k, और आपका हाइट कितना है mg। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू कितना -mg² डिवाइडेड बाय कितना 2k। तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होगा -mg²/2k, यानी बी आपका करेक्ट आंसर है। थैंक यू।